अब हम आज के सबसे जीवंत इंटरैक्टिव सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जो है परिचर्चा पैनल डिस्कशन। आज की परिचर्चा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण का समन्वय, छात्रों को गढ़ने में शिक्षकों की भूमिका। आज के इस पैनल डिस्कशन में सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हमारे बीच 6 सदस्यों का एक्सपर्ट पैनल है, जो ऑलरेडी मंच पे आ चुके हैं। तो मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको दे देता हूँ। हमारे बीच में जो मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग है, प्रोफेसर के वर्मा जी हैं। आज की आप हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, एक प्रख्यात शिक्षाविद है। और आपका जो शोध का विषय है कोर फाइनेंस, बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक विकास, और इस परिदृश्य को लगातार कई वर्षों से नई दिशा दे रहे हैं। उसके बीच में इसके साथ हमारे साथ है प्रोफेसर R.P. ममगाई जी। आप एक समाज विज्ञानी हैं, आप पब्लिक पॉलिसी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। आप दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर श्याम पांडे जी हैं। आप संस्थागत विकास और गुणवत्ता आश्वासन में आप व्यापक अनुभव के साथ आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ से हमारे बीच में उपस्थित है। आप वहाँ पे IQAC के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आपका स्वागत है इस पैनल में। 4th नंबर पे डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हैं। आप भी UPS विश्वविद्यालय से हैं। आप एक शिक्षाविद, शोधकर्ता है। आप स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर हैं और क्लस्टर हेड हैं। 5th पे हैं डॉक्टर अभय कुमार जी। आप चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में आप जनरल सर्जरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेप्रोस्कोपी सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। 6th नंबर पे डॉक्टर प्रोफेसर अभिषेक जी हैं। आप शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विभागाध्यक्ष हैं। आप पूर्व में जिला कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख और पूर्व ज्वाइन RSS प्रमुख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, फ्रॉम क्लासरूम टू कैरेक्टर, इंटीग्रेटिंग भारतीय पर्सपेक्टिव इन स्टूडेंट डेवलपमेंट, कक्षा से चरित्र तक छात्र विकास में भारतीय दृष्टिकोण का समावेश। आज के समय में हायर एजुकेशन केवल एक नॉलेज ट्रांसफर का विषय नहीं रह गया है। यूनिवर्सिटीज़ आज केवल प्रोफेशनल नहीं पैदा कर रही है, बल्कि फ्यूचर सिटीजन्स, लीडर्स और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल तैयार कर रही है। हम सभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सामने खड़े हैं, क्या हमारी शिक्षा केवल कैरियर ओरिएंटेड रह गई है या कैरेक्टर ओरिएंटेड भी है? भारतीय शिक्षा परंपरा में एजुकेशन का उद्देश्य केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के अंदर मूल्य, मॉरल और सेंस ऑफ ड्यूटी, अनुशासन, समाज के प्रति उत्तरदायित्व विकसित करना भी था। सो मैं बिफोर आई मूव इनटू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू सी योर थॉट्स, इनिशियल थॉट्स ऑन दिस टॉपिक, कि फ्रॉम क्लासरूम टू कैरेक्टर। मेरे ख्याल से ये पैनल डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत दून यूनिवर्सिटी में। ये जो करेक्टर की बात हम करते हैं, क्योंकि ये करेक्टर भी एक हिस्टोरिकल चीज़ है और ओवर द ईयर्स हम लोगों ने देखा कि मार्केट फोर्सेस ने हम लोगों को इतना मतलब गुलामी की तरफ झेला, अपनी मानसिक गुलामी की तरफ, कि हमें साधारण पैंट नहीं पहननी, कि यहाँ का कपड़ा नहीं पहनना है, हमें बाहर का कपड़ा, बाहर का फॉरेन ब्रांड कपड़ा पहनना है, हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें विदेश में पढ़ना है। और ये पूरी होड़ लगी हुई है। ये एक मतलब ये पैसे की पावर जो मेटेरियलिस्टिक है। दूसरा जो है कि आपके पास मतलब जो एक दूसरी पावर है कि आपको नेशन बिल्डिंग का भी आपके पास प्रेशर है कि नेशन भी बिल्डिंग करना आपको। तो मेटेरियलिस्टिक पावर्स इतनी पावरफुल हो गई है कि कभी कभी जो है परिवार भी जो है उसमें जो है उस होड़ में टूट जा रहे हैं। और परिवार में जहाँ पे बेसिक बातें करेक्टर की होती हैं, वहाँ पे बेसिक बातें कैरियर की होती हैं। और बेसिक बातें कैरियर की मतलब वहाँ करेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुझे लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि उसका करेक्टर ही मतलब जो है कि कैरियर बनाना है।
और कैरियर बनाने का मतलब है कि इतना बच्चे को हम उसमें इतना झेल देते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और हम भी भूल जाते हैं कि हम लोगों ने वास्तव में क्या ये सही तरह से हम इसको शिक्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी मुझे लगता है चैलेंज आज की डेट में कैरेक्टर बिल्डिंग में है कि फ्रॉम फैमिली को हमें सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा। एक्चुअली करेक्टर हमारी फैमिली तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही, लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने जो टीचर हमारा खड़ा है उसको बड़ा वो आइडियल मानता है। तो फर्स्ट वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। जो हमारा टीचर है, वो मेंटर जो है, जो स्टूडेंट्स के लिए सामने खड़ा है, वो उसको एक रोल मॉडल मान करके जो है वो क्या है, वो उसको एक आइडियल्स उसके जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो आइडियल्स, टीचर्स के आइडियल्स अगर वो ख़राब होंगे तो स्टूडेंट्स भी मान के चलिए वो अच्छा प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा हमारा। तो अच्छा अगर हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टीचर्स हैं उनको एक आइडियल रोल बनना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मैं रिसर्च के मामले में बड़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। जो मेरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जब वो देखते हैं कि भाई के वर्मा ने कुछ काम किया है तो वो मोटिवेट होते हैं और वो उसी फील्ड में वो आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कुछ फाइनेंस में काम किया है और मेरे फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो देखते हैं कि सर ने कौन सा मॉडल लगाया, बोले उसी मॉडल पे लगा करके वो आगे की रिसर्च करना चाहते हैं। अगर वो देखते हैं कि मैंने 1 साल के अंदर 5 पेपर निकाल दिए, अपने पब्लिश कर दिए हैं, स्कोपस में निकल गए हैं, तो वो मुझे फॉलो करने लगेंगे। तो उससे उनका जो है क्या है, डेवलपमेंट होता है उसी डायरेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेंटर है, जो टीचर है, उसको जो है अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बेस पर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आगे अच्छे चल सकते हैं। तो मेरी ऐसी मानना है इसमें। तो जैसा कि विषय है चरित्र, तो जैसा सर ने भी यहाँ पे बताया कि टीचर एक रोल मॉडल है। तो एक संस्था में मैंने जब कार्य किया तो मैंने देखा वहाँ सारे टीचर को ये बताया गया है कि जब भी आप अपना सत्र शुरू करते हैं, अपना सेशन लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो सबसे पहले आप बच्चों को प्रेरित करिए कि वो प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए उनको विधि समझाई जाती है कि आप कुटस्थ पे ध्यान ले जाइए और वहाँ पे कोशिश करिए अपने थॉट्स को कंसंट्रेट करने की, एक जगह लाने की। आप कम से कम इस क्लासरूम में आइए। जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो हम में से कितने लोग, शायद हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, हम कहीं अभी बाज़ार में हैं या अपने घर में हैं थॉट्स में, बट हम फिज़िकली यहाँ हैं। तो जब भी अगर जैसा स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र किया, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा थी। वो एक बुक को ऐसे 1 घंटे में पढ़ लेते थे। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको आप कैरेक्टर से इंक्लूड करें या जैसा सर ने बताया करियर से फोकस करें, कंसंट्रेशन की है। स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम है। और बिफोर गोइंग टू एनी टीचर, लाइक वी ऑल आर टीचर, आपको ये देखना पड़ेगा कि एज ए पेरेंट्स आपने अपने बच्चों में क्या संस्कार दिए। आप में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा पूरी तरह से याद है? आप में से कितने लोगों ने कभी सुंदरकांड का पाठ करा है? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि तुलसीदास जी ने श्री सुंदरकांड में ही कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं जो ज्ञान परंपरा से बहुत सारी चीज़ों को आपके बच्चे के अंदर एटलीस्ट उसकी अवेयरनेस को ला सकती है। विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये दोहा हमारे आर्मी के चीफ ने यूज़ करा। कब यूज़ करा, किस लिए यूज़ करा, वो कॉन्टेक्स्ट सबको पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन के थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग होगा या नहीं होगा, या हम कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग होगा ही नहीं। उससे सबसे पहले ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन की, कि जैसा सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जो ज्ञान परंपरा है वो कहीं से कहीं शुरू होगी। तो सबसे पहले आप अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं हम इसको, तभी चरित्र निर्माण की कुछ संभावनाएं बनती है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो ये यहाँ तक कहा है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो कई बार हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट को ज्ञान प्रदान करेंगे, तो ये अपने आप में डिफ़ॉल्ट या गलत स्टेटमेंट है। ज्ञान प्रदान तो नहीं किया जा सकता। सर ने भी बहुत अच्छे से बताया मेंटरिंग। आप क्या कर सकते हो, उसको मेंटरिंग का ज़माना आ गया। आप उसे बता सकते हो कि किस तरह से आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो,
ज्ञान तो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो इसके साथ में आगे ये आज का पैनल डिस्कशन कैरेक्टर बिल्डिंग इन स्टूडेंट्स थ्रू टीचर। अब टीचर का रोल क्या है, मैं एक तो एग्जांपल पे दूंगा। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो पढ़ाना कम, सिखाना ज़्यादा। आज हम पढ़ा ज़्यादा रहे हैं, सिखा कम रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, वो हम संघ में जब हमारी शाखा लगती है तो एक खेल हम खेलते हैं। उस खेल को बोलते हैं महापुरुषों की श्रृंखला। आपको ताज्जुब होगा, हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ, कोच आए मुंबई से जिस संस्थान में मैं हूँ, और वहाँ पे उन्होंने सर्कल टॉक कराया। अच्छा, जब सर्कल टॉक हुआ तो मैं अकेला था जिसने उसको सिर्फ बात से ही समझ गया। तो उसमें जो लीडर थे, जो टीचर थे, मेंटर थे, वो बोले सर्कल टॉक में हम करेंगे क्या। तो मैंने उनको, क्योंकि मैं तो शाखा से सीख के आया था, मैंने उनको बताया। वो चुप रहे और सबका व्यू जानने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि आप कराइए सर्कल टॉक। सर्कल टॉक आज जिसको मतलब सुबह से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे हमारे आइडियाज वेस्ट में गए और फिर हमारे पास आ रहे हैं, वो एक्चुअली शाखा में जो महापुरुषों की श्रृंखला कराते हैं, एक व्यक्ति से नाम स्टार्ट होता है और एंड तक वो नाम ऐड करते हुए चला जाता है, और जो एंड वाले हैं वो बताते हैं सारे नाम, एक एक करके वो याद रखते हैं। और सर्कल टॉक में भी हमने वही सीखा, और उसको वो इसलिए हमें, क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम एकेडमिक लीडर हैं, तो हमको उसको अपने स्कूल में अपने बच्चों को भी कराना है, इसलिए वो ट्रेनिंग दी गई। फिर मैंने मेंटर को बोला ये तो महापुरुषों की श्रृंखला है। बोले कि आपको कैसे बताऊं कि ये तो संघ में सिखाया जाता है, आप शाखा जाइए आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि कैरेक्टर कहीं पे पढ़ाया जाए और कैरेक्टर कहीं पे रीड किया जाए और हमें क्या बनना है, वो टीचर्स अपने ऑब्जर्वेशन से जो बच्चे के अंदर इनकलकेट करते हैं वही उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतना सुंदर विषय जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गया है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो इस तरह के एफडीपी की ज़रूरत नहीं थी, ना ही हुआ करते थे। तो आज इस विषय की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है। अब जो अभी कहा गया कि क्लासरूम टू कैरेक्टर ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे 4 गुरु बताए गए जहाँ से हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता था, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग होता था। पहला गुरु माता पिता, फिर दूसरा जब हम विद्यालय में जाते हैं तो जो हमारा टीचर, वो हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता था। तीसरा गुरु पढ़ाई करने के बाद जब हम समाज में जाते थे तो समाज हमें सिखाता था। और चौथा गुरु हमारा वातावरण और हम स्वयं, सब कुछ सीखने के बाद हम खुद से भी सीखते थे। परंतु आज क्या हो गया कि सबसे पहले तो माता और पिता दोनों जॉब करते हैं। सुबह बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना और शाम को आने के बाद अपना ही स्कूल कॉलेज का बोझ। तो कितना समय हम संस्कार बच्चे को दे पाएंगे, ये हम भी स्वीकार करते हैं कि जितना समय हमारे माता पिता ने हमें दिया हम उतना नहीं दे पा रहे हैं। अब जब बच्चा स्कूल में गया तो वहाँ पर जो स्कूल का अध्यापक, जो खासकर हमारे वाली पीढ़ी है, हमारे वाली पीढ़ी की परवरिश स्कूली रूप में, अध्यापक के रूप में, हमारे जो अध्यापक थे उनकी जो परवरिश पहले हुई अध्यापक के रूप में, हम मानते हैं हम काफ़ी पीछे हैं। तो हम आगे बच्चे को क्लासरूम के अंदर मार्क्स के प्रेशर के साथ, उसके करियर के प्रेशर के साथ कितना ही आगे बढ़ा पा रहे हैं। तीसरा, बच्चे को समाज से सीखने को मिलता है। आज
किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चे हैं। हम बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते, चाहे हमारा डर लगा लो, चाहे आप ये लगा लो कि बच्चा बाहर से गलत आते सीख कर आएगा, तो समाज में वो जाता नहीं, तो जो वहाँ से शिक्षा मिलती है वो मिल नहीं पाती। चौथा, जो वातावरण से मिलनी थी, स्वयं से मिलनी थी, तो पहले 3 पड़ाव की शिक्षा नहीं मिली, तो चौथे की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अध्यापक का रोल, जो कहा कि क्लासरूम टू कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारा रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें बच्चे को अपने क्लासरूम में खुद को रोल मॉडल बनाकर सिखाना होगा। बच्चा हमसे सीखेगा, इसकी चर्चा हम आगे और भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आजकल हमारा रोल काफ़ी प्रासंगिक है। इस व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में, जिसमें स्व का बोध विल कम टू यू सर। इसमें लेट्स ब्रेक दिस प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ा वो है, तो इसको हमने कुछ उसमें किया है कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय भारतीय पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये क्या हमें ऐड करना चाहिए, हमें अपने एजुकेशन, या कुछ चीज़ें एनईपी में अभी इम्प्लीमेंट हुई हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए सर, इंडियन पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं तो हमें उसमें कई चीज़ें हमारे एजुकेशन में उसमें जो है जोड़ी जानी चाहिए। एजुकेशन में अब आप कैरेक्टर बिल्डिंग, ये तो आपने एक हमारी पॉइंट आई गया हमारा। दूसरे नंबर पर उसके नेशनल के बारे में वो क्या सोचता है, किस तरह से हम अपने देश की इंटेग्रिटी, देश का रेस्पेक्ट करना, इसको भी हमें जो है एजुकेशन में उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इस क्योंकि करिकुलम में तो मेरे ख्याल से एनईपी जो है ये बात करती है, बहुत ही मतलब फोर्सफुली इसके ऊपर काम कर रही है कि एनईपी में हम वेरिएटेड एजुकेशन दे रहे हैं। हम लोग कुछ इंडियन ओरिएंटेड नॉलेज भी सिस्टम अपने सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में डालते हैं। जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं, तो बहुत भी उसके मार्मिक चीज़ों को बताते हैं, कंटेम्प्रेरी चीज़ों को बताते हैं। सबसे बड़ी मुझे दिक्कत ये है कि, और जो फियर है वो ये है कि आप हर एक जो मॉडल को हम लोग एक मतलब जो है कि बना देते हैं कि ये कस्टमरी हो गया, और इसको मतलब हम क्या करते हैं कि उसको एक सेरेमोनियल बना लेते हैं कि पढ़ा लिया टिक कर दिया, पढ़ा लिया टिक कर दिया, वैलिडेटेड हो गया टिक कर दिया, फला हो गया टिक कर दिया। आई थिंक ये जब तक मॉडल को हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम अपने आप को, हमने को इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को बार बार कि भाई ये वास्तव में मैं सही अपने साथ ईमानदारी कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ ईमानदारी कर रहा हूँ, कि या सिर्फ मतलब उसको कर दिया कि भाई इसके 2 क्रेडिट का कोर्स है, इसको मतलब जो है मार्क्स दे दो, पास हो गया। तो वही हो गया कि अंग्रेजी हिंदी जो है क्या बोलते हैं, हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी में कभी मास्टरी नहीं हो पाई, परंतु अंग्रेजी में जो विषय था उसमें नंबर खूब आ गए हमारे, क्योंकि वो एक रोट लर्निंग की प्रोसेस था। मुझे लगता है कि वो सेरेमोनियल चीज़ें जो है वो इसको कहीं ना कहीं हम लोगों को टीचर ही ब्रेक कर सकता है थ्रू कंटिन्यूस एवोल्यूशन। इनका प्रश्न है कि जो भी हमने अभी चर्चा की, जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, उसको अपने सिलेबस में, करिकुलम में कैसे इंटीग्रेट करें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा क्या हम कर सकने में सक्षम हैं अथवा नहीं। अभी प्राण प्रचारक जी ने एक बात कही, आप लोगों ने भी सुना होगा, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन व्यवस्था वैसे ही रहती है। हमारी स्थिति वैसे ही है कि छटपटाहट तो हो रहा है, रास्ता आगे दिख नहीं रहा है। 1930 में मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी, उसको समझने में 150 साल अगर हमें लग जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है, जो उसको समझने में, आपको ब्रेक करने में 150 वर्ष लगता है, उसको आप पुनर्स्थापित करने में अपने कितना समय लगेगा। तो वो शक्तियां जो हमारी सरकारों को चलाती हैं, जो इन चीज़ों को फिक्स करती है ग्लोबल लेवल पे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक रोकफेलर फाउंडेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पे ये तय करती है कि प्राइमरी के लेवल पे क्या पढ़ाया जाएगा, ग्रेजुएशन के लेवल पे क्या। ये ऐसे ही कहीं से उठ के नहीं आ जाता है। ये आपके इतिहास के
किताबों में क्या पढ़ाया जाएगा और आपके साइंस में क्या पढ़ाया जाएगा। डाल्टन पढ़ाया जाएगा, रदरफोर्ड पढ़ाया जाएगा, इंटर के बच्चों को आपको हाइजेनबर्ग भी पढ़ाया जाएगा। इंटर के बाद वो उस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का क्या करेगा, भले उसको डॉक्टर बनना है या किसकी बिजनेस बनना है या अपने पिताजी के दुकान पे बैठना है, लेकिन उसको हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल इंटर में पढ़ाया जाता है। तो ये हम आप तय नहीं करते, ये ग्लोबल एजेंसियां हैं जो तय करती हैं। बात यह है कि उन एजेंसियों को रिप्लेस करने का क्या आपके पास सिस्टम है। आपके पास सिस्टम है जो हमने अभी सुबह से अलग अलग व्याख्यानों में हमने चर्चा की। उसको कैसे रिप्लेस करना संभव नहीं है, ये मान के चलिए। हम अगर सच में इस चीज़ को मानते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो पैरेलली जितना हमें स्पेस है आप अपने करिकुलम में नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, ये मान के चलिए, अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? इस तरह के फोरम के माध्यम से कर सकते हैं, पैरेलली कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से आप चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन संभवतः वहां तक कोई परिणाम नहीं आएगा, आएगा भी तो 1-2% आएगा, तब तक 150 वर्ष फिर लग जाएंगे। अभी जो चीजें चल रही होंगी वो 150 वर्ष बाद पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है। तो ये विशेष साइकिल में आप फंसे हुए हैं। तो उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमारा जो सिस्टम है उसको लाना पड़ेगा। पैरेलली हमें इस तरीके की चीजों का प्रयास करना पड़ेगा। जो गुरुकुल पद्धति है उसको वो शिक्षा का अल्टरनेट नहीं बन सकता, क्योंकि शिक्षा को आपको उसको इंटीग्रेट कर दिया गया आपके रोजगार से, तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको पैरेलली कुछ ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे। गुरुकुल सिस्टम जो अभी के सिस्टम में कैसे उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे पैरेलली चला सकते हैं, कैसे उसको भी रोजगार परक बना सकते हैं। अगर इस प्रयास में हम इस प्रयास में एक कदम भी आगे बढ़े, आगे हमारे मन में ऐसा विचार आए और ये हो, तब जा करके कुछ उसका रास्ता निकल पाए। थैंक यू। सर ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे जो बहुत सारे करिकुलम डिज़ाइन हैं जो भी हैं वो काफ़ी कुछ वेस्ट के इन्फ्लुएंस में होता है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो उसमें हम बोल रहे हैं एनईपी में हम IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इंक्लूड करेंगे। उसको केवल विषय को सब्जेक्ट को पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। सर का कहना, अभय सर का बहुत सही है कि आपको उसको अलग एक पैरेलल व्यवस्था, तो पैरेलल व्यवस्था को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक करिकुलम है, उसमें आपने एक इंटर्नशिप का प्रोविज़न रखा है, उसमें आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का प्रोविज़न रखा है, तो क्यों ना उन को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिसर्टेशन या आपका इंटर्नशिप, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो बच्चों को NGOs के साथ रिलेट करते हैं। काफ़ी NGO से काफ़ी अप्रिशिएशन आता है, तो वहाँ बच्चा खुद जाके सीख सकता है कि क्या कल्चर है, कैसा सिस्टम है और कितने सारे लोग अपनी लाइफ में हार्डशिप कर रहे हैं। तो वहाँ से भी उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक आप, मैडम ने बात करी थी चेतना की, तो जैसे जो आपका वेस्टर्न नॉलेज है वो आपको बहुत सारा स्किल दे देगा, आपको AI दे देगा, आपको ML दे देगा, मगर आपको जो बेसिक ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं हम, जहाँ पे एम्पैथी हो गया, जहाँ पे हार्मनी हो गया, जहाँ पे ट्रस्ट हो गया, जहाँ पर अनकंडीशनल लव हो गया, वो कोई भी एजुकेशन सिस्टम आपको सिखा नहीं सकता। वो आपके अंदर से आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है अगर आप उसको कोई डेफिनेट टेक्निक्स को यूज़ करें। जैसे हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हमारे शास्त्रों में है। आप ध्यान की तकनीक के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने अंदर उन चेतना को जागृत कर सकते हैं। तो हम बच्चों को हम डायरेक्टली जाके तो उसको टीच नहीं कर सकते, बट आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ऐसे कैंप्स के थ्रू, क्योंकि हाउ टू लिव एक टीचिंग टेक्निक्स है जो हमारी संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी बच्चों को सिखाती है। तो वो बोलती है कि यू नीड टू वर्क ऑन 3 फैकल्टी, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ज़्यादातर लोग, जैसा अभी सर भी कह रहे थे कि हम सारा का सारा जो ध्यान है अपने ग्रॉस बॉडी पे लगाते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ आज, अच्छा दिख रही हूँ कि नहीं। और माइंड है जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। तो टाइम कम है तो मैं आगे पास मेरे हिसाब से करिकुलम जो है आज के डेट में, जब से NAP रिवाइज हुआ है, बहुत ही परफेक्ट है। और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ईयर में हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को सृजन प्रोग्राम में ले जाते हैं। सर ने मेंशन किया ब्रीफली, वो NGO में बच्चे काम करते हैं।
दिल्ली एनसीआर बड़े बड़े फैमिली से बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ग्रास रूट लेवल पे पुअर फैमिलीज में क्या होता है। तो NGOs के साथ जाकर के काम करते हैं और वहाँ से काम करके आकर के सीखते हैं, तो वो एक इमोशंस और पेन को कैरी करते हैं। उसका दूसरा भाग मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा है हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में, वो बच्चा सर्जन ट्रेनिंग किया, वहाँ गया और जो लोकल लेवल का जो सोसाइटी में एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आशा काम करती है पानी वानी चढ़ाने के लिए, सलाइन। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसा कोई एक्सपर्ट है नहीं, उसको बच्चे भी रो रहे हैं, आशा के बच्चे भी हैं और पानी भी चढ़ा रहे हैं और पानी चढ़ रहा है और ख़त्म हो गया और उसके वाटर उसमें सलाइन और उसमें एयर बबल चला गया ब्लड वेसल्स में। ये कितना डेंजरस है सर बता सकते हैं? सर बता सकते इधर बैठे हैं। उस बच्चे ने क्या किया, उसको ये पॉइंट जैसे पता चला, उसने एक सेंसर डेवलप किया कि थोड़ा सा पानी अगर उसमें होगा उसी समय हम उसको सेंसर वो हमें डिटेक्ट करके बता देगा और ऑटोमेटिकली वो बीप करेगा, अलार्म करेगा और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा और उसके कारण उसको आइदर दे विल स्टॉप और उसको चेंज कर देगा। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ जो सब लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था जिसमें क्लास चलते थे, 8-10 बच्चे पढ़ते थे। धान रोपने का मौसम था, बारिश का मौसम था। बारिश हुई, गुरुजी ने बोला बच्चे को कि जाकर के, एक बच्चे को कि जाकर के देखो खेत में पानी है या नहीं, क्योंकि धान रोपने का समय है, धान रोपेंगे, अगर पानी अच्छा होगा तो। वो बच्चा चला गया, बारिश खूब हुई, हम उसको मेंढ बोलते हैं, आरी बोलते हैं, जो भी आप बोल दें, खेत में जो होता है, बारिश के कारण टूट गया। वो बच्चा क्या किया, मिट्टी रखने का बहुत प्रयास किया, मिट्टी नहीं रख पाया क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा था। अंत में उस बच्चे ने अपने बॉडी को वहाँ पे सो करके लेटा दिया। हमने बचपन में कहानी सुनी थी। और लेटाया, उसके कारण लेट हो गया क्योंकि अगर वो उठ जाता तो खेत की सारी पानी वो वहाँ बह जाता। फिर उसके गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बोला कि जाकर के देखो, वो गया, अभी तक गया ही रह गया, पाया ही नहीं। वो जाकर के देखा, वो तो सोया हुआ है। बोला तुम सोए क्यों हो बारिश में, कीचड़ में, पानी में? बोला कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो ये पानी निकल जाएगा खेत से। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड रियल कैरेक्टर बिल्डिंग जो होता है। दिस इज व्हाट पीपल शुड लर्न, कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये जब हम सोसाइटी में जाते हैं, जब प्रॉब्लम को देखते हैं, तब हमारी दिमाग की बत्ती खुलती है। एंड आई थिंक इसी तरीके से टीचर्स को एग्जाम्पल्स दे करके हमारे बच्चे के अंदर ही बताना चाहिए। मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। 2 फरवरी 1835 मैकाले मिनट्स ऑन एजुकेशन उन्होंने पेश किया। अभी 200 साल हो जाएंगे, लगभग 9 सालों के बाद हम 2035 में आ जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि नहीं, मैकाले शिक्षा पद्धति हम आज यूज़ नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एक ऐसे लोगों की श्रेणी पैदा करना जो तन से भारतीय हों पर उनका काम मन से वो अंग्रेज हों, जो नौकरी के लिए पढ़ाई करें। आज हम अगर किसी भी कॉलेज का बैनर उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले उनकी मार्केटिंग एजेंडा क्या है? 2 करोड़ का पैकेज मिला। तो बच्चे का एडमिशन का माइंडसेट क्या बनेगा कि मुझे पढ़ाई करनी क्यों है? मुझे पढ़ाई करनी है अपने पैकेज के लिए। पर हमारा मूल क्या है? भारतीय दृष्टिकोण क्या है? विद्या अमृत मशनुते, कठोपनिषद का वाक्य है कि विद्या वो है जो आपको अमृत तो प्रदान करती है, उसका फल तो आ ही जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल तो अपने आप आएगा। ये हमारा मूल था। तो आज हम अपनी शिक्षा में क्या शामिल करें? जो टीचर है वो अपने लोकल एग्जाम्पल्स यूज करे। पहले अपने चरित्र को बच्चों को दिखाए, बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे। तो आज जो हमारा मिसिंग है वो है कि हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, लेक्चरिंग नहीं करना। नई एजुकेशन नीति जो आई है बहुत अच्छी है, जिसमें कौशल विकास पे जोर दिया गया। हमें लगा कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी शायद विश्व को देखकर बनाई होगी, ऐसा नहीं है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी वही पॉलिसी है जो 1835 से पहले चलती थी। हमारे यहाँ 14 विद्या और 64 कलाओं का जिक्र आता है। मतलब साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़ा जाएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी जाएगी, आपको गाना भी सिखाया जाएगा,
श्री कृष्ण को 64 कलाओं का स्वामी माना जाता है। तो इसीलिए नई एजुकेशन नीति में आपको आ गया बच्चा साइंस के साथ संगीत भी पढ़े, बस उसको ग्राउंड पर अगर उतारना, जैसे सर ने कहा शिक्षक कर सकता है, कोई नीति नहीं कर सकती। अगर हम अपनी क्लास में इसको शामिल नहीं करेंगे तो आप 1000 नीतियां ले आइए, कुछ भी नहीं होने वाला। पर शिक्षक क्लासरूम के अंदर जो चाहे वो करा सकता है। जो स्ट्रेस कम्युनिटी है वो बहुत है, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। क्या वो वैल्यू क्राइसिस में है या डायरेक्शन क्राइसिस में है? हमें शायद इसमें थोड़ा आपके थॉट्स की ज़रूरत होगी कि आप क्या सोचते हैं कि उनको वैल्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है? देखिए, आज जो अभी मैंने इससे पहले बात की कि बच्चों के पास कंटेंट की कमी नहीं है। आज टीचर को उनको लेक्चरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, कंटेंट उनके पास बहुत है। आज जो मुख्य बिंदु है बातचीत का वो है कि क्या बच्चों में वैल्यूज़ हैं या नहीं है। बच्चों को परिवार से वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही, समय की वजह से समाज से वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही। अध्यापक क्लासरूम में बच्चे के मार्क्स के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है, तो वहाँ वैल्यूज़ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप खुद कल्पना कीजिए, क्या आप एक ऐसा इंजीनियर बनाना चाहेंगे कि जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लादेन की बात आती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पर उसको ये नहीं पता कि उस शिक्षा का, उस विद्या का यूज़ मानवता की भलाई के लिए करना है या उसको मारने के लिए करना है। दूसरा, आज आप वेस्टर्न कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर नीतियाँ आने लगी कि अगर 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे भाई है चाहे बहन है, वो बालिग है, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, शादी करना चाहे तो शादी कर सकते हैं। पर क्या भारतीय परिवेश में हम 18 साल की उम्र को सिर्फ एक उम्र मानते हैं या हम अपने पारिवारिक मूल्यों पे चलते हैं? तो बच्चे को आज डायरेक्शन की ज़रूरत तो है ही, साथ के साथ उसको मूल्य देने की भी ज़रूरत है। अगर हमने उसको पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ बना दिया, पर उसको ये नहीं पता है कि मुझे इस समाज की भलाई के लिए उस शिक्षा को यूज़ करना है या इस समाज को ख़त्म करने के लिए यूज़ करना है, तो हम उससे कुछ नहीं करा पाएंगे। मेरे हिसाब से जो वैल्यूलेस डायरेक्शन होता है वो हमेशा खतरनाक होता है, और सही डायरेक्शन में अगर कोई बच्चा जा रहा है और उसमें वैल्यू नहीं है तो शायद वो एक लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रुक भी सकता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे एकलव्य था, एकलव्य ने गुरु को बिना बताए उस गुरु की प्रतिमा को उसने साक्षी मान करके सब कुछ सीखा, लेकिन गुरु का आदेश नहीं था। वहाँ पे गुरु का और शिष्य के बीच जो रिस्पेक्ट था, जो एक कनेक्ट था, वो नहीं हो पाया, वो स्टेचू से हो पाया। मतलब उनके इमोशन से वो कनेक्ट हो गए, लेकिन गुरु से कनेक्ट नहीं हुआ। उसके कारण उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया, जबकि बहुत अच्छे धनुर्धर थे। वो सेम प्रॉब्लम हर जनरेशन, हर काल, हर युग में आया। आज भी वही प्रॉब्लम है। हमारा बच्चा बहुत नॉलेजेबल है, आप क्लास 8 के स्टूडेंट से सारी चीजें पूछ लीजिए, वो सब कुछ आपको बता देगा, जो नॉलेज शायद हमें भी नहीं हो। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजिकल एज है, उस एज में नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उस नॉलेज का वैल्यू उसे नहीं पता है कि उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करना है। आई थिंक ये दोनों इंटरलिंक्ड है और हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। एक सही डायरेक्शन देने के लिए समाज में सामाजिक वैल्यू का इनकॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से ये घर से शुरुआत होनी चाहिए। थैंक यू। मैं बहुत संक्षिप्त में अपना विचार रखूँगा। जहाँ तक बात है वैल्यू और डायरेक्शन की, तो वैल्यू तो फंडामेंटल चीज़ है, बट डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने भी बहुत अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करा कि जब तक आप उसे, बच्चे को अगर ये नहीं डायरेक्ट करते कि आपको अगर स्कूल में जाना है या अपने दोस्तों के साथ रहना है, तो वहाँ पे उसको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे कम ध्यान देना चाहिए। और डायरेक्शन को मैं ऐसे भी समझूंगा कि आप उसको लिटरेचर के लिए किस चीज़ के लिए
इनकरेज करते हो, किस चीज़ के लिए डिस्करेज करते हो। फिर डायरेक्शन को मैं इस तरह से भी समझूंगा कि आप उसे अपने साथ कहाँ कहाँ लेकर जाते हो। डायरेक्शन को मैं इस तरह से भी समझूंगा कि आप उसके सामने क्या क्या करते हो। डायरेक्शन से मैं इस तरह भी समझूंगा कि आप अल्टीमेटली उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि नहीं तो भैया 2 करोड़ की पैकेज ही ले, तो डायरेक्शन आपने ही तो गलत दे दी है। आप उससे क्या बनाना चाहते हो, बिकॉज यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट मेंटर एज फार एज इज एज इज कंसर्न। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा वैसा है, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में मत फंसने, और ये कहते कहते हम उसमें फंस भी जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा निकालना पड़ेगा कि शिकारी आएगा दाना डालेगा लेकिन फंसने से पहले उड़ जाना, ठीक ना। तो जैसे समाज एक ऐसे फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो समाधान भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे जो मधुमक्खी के घोंसले का फेट है वही फेट एक मधुमक्खी का भी होगा। तो अगर हमको मधुमक्खी का फेट अगर डिसाइड करना है तो मधुमक्खी के घोंसले का फेट डिसाइड करना पड़ेगा। वैल्यू के इस मामले में बोलना चाहूँगा कि वैल्यू, हम टीचर हैं तो हम लोगों को हमारा स्टूडेंट कितना वैल्यू देता है, कितना रिस्पेक्ट करता है, ये एक सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए मापने का। और आप जब भी क्लास में जाते हैं, आपका स्टूडेंट कितना रिस्पेक्टफुली, कितना पैशनेटली आपको सुन रहा है और कितना आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। मतलब यदि ये पैमाना आप जान जाओ, पहचान जाओ, तो ऑटोमेटिकली मतलब जो परंपरा होती है कि टीचर स्टूडेंट के बीच एक अच्छा से इंटरेक्शन होना, बातचीत करना, गाइडेंस होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दूंगा, हम जब हमारे टीचर हमेशा जो है, जब मैं पीएचडी कर रहा था उसके पहले भी, वो हमेशा हमें फॉलो करते रहते थे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। एक टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। और टीचर मतलब जो है बहुत बड़े विद्वान मतलब तो हैं, परंतु मतलब बहुत ही जो उस जमाने के महान विद्वान उस टाइप से नहीं थे। उनके ऑनर में हमारे सारे स्टूडेंट ने बोला कि नहीं, ये हमको एक परंपरा शुरू करें। उनके ऑनर में एक किताब निकाली गई एग्रीकल्चर के ऊपर, जो बड़े अच्छे पब्लिशर ने छापी, और उनके जो पिछले 20 साल में जो पीएचडी उनके साथ हुई थी, उनके बेस पे किताब छापी गई। और वो नेटवर्क आज तक हमारा मतलब जो है बॉन्ड है, मतलब जो है, और उसके गुरु के कारण हम जाने जाते हैं और हमारे कारण भी गुरु जाने जाते हैं। ये जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी वैल्यू नहीं होगी। एक्चुअली डायरेक्शन देना तो हमारा काम है ही, एज वी आर द मेंटर एंड वी आर द टीचर, वी आर सुपरवाइजर। तो डायरेक्शन शुड बी गिवन इन दैट वे कि जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी क्रिएट हो। आपने किसी को डायरेक्शन दी, रिसर्च में डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसने काम अच्छा किया आपकी डायरेक्शन के हिसाब से, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन जो है कैसे दी जा रही है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं, राइट डायरेक्शन में दे रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में दे दी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये बोथ आर रिलेटेड। सर, एज वी आर इन एकेडमिक्स, सो जो हमारी कैंपस लाइफ होता है स्टूडेंट का, उसमें भारतीय दृष्टिकोण जोड़ने के लिए क्या क्या हमारी व्यावहारिक गतिविधियां होनी चाहिए। तो सबसे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। सो ब्रीफ में आप लोग देखिए, उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग की, हमने बात करी है कि हम सिलेबस को, अपने कैरिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि स्टूडेंट्स का कैरेक्टर भी वहाँ पर जो है डेवलप हो सके। उसके साथ साथ और भी हमारे कई उसमें वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। कल्चरल वैल्यूज़ हैं हमारे, उनको कंसीडर करना चाहिए। एनवायरमेंटल वैल्यूज़, एक्टिविटीज़ जो उससे रिलेटेड, हाँ, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी हम जो है मोटिवेट करें। उसके लिए हम अपने ये आपने एक प्रोग्राम करा रहे हैं, हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे उसकी जो है वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए। मेरी अपनी वो सोचती है। मुझे लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती है शुरू में, और वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम बुलाते हैं, किसी मैथ्स वाले को, किसी फला वाले को फला बुलाते हैं, बड़ा कोई नामी ग्रामी लोग बुलाते हैं। मुझे लगता है कि उसकी जगह हम लोग क्या करें कि शुरू में हम लोग जो है अपनी भारतीय परंपरा के बारे में उसको फिल्म दिखाएं, उसको मतलब कुछ ऐसे करें ताकि बच्चा ऑटोमेटिकली मतलब जो उस नया आ रहा है कैंपस में,
तो कंपलसरी हो कि एक मतलब जो है पूरा आधा दिन मतलब हम उसको भारतीय परंपरा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताएं, और वो तो बाद में पढ़ता रहेगा। और एक फिल्म के नाते, एक बड़े अच्छे विचारक के नाते, दूसरा फिर जो है हर एक डिपार्टमेंट में फिर अगेन फिर प्रोग्राम होता है। वहाँ पे शुरुआत हम ये 2 दिन हम ऐसे क्यों नहीं देते कि आपके जैसे सूत्र साहब बता रहे थे कि आपके मतलब साइंस में कौन बड़े विद्वान है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट कौन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, हमारे इकोनॉमिक्स में मतलब दादा भाई नौरोजी ने क्या रोल प्ले किया था प्रॉपर्टी नापने के लिए। आई थिंक उन सब चीज़ों, चाणक्य का क्या रोल था, उन सबको यदि हम 2-3 दिन पढ़ा ले तो हमारा कोई भी मतलब जो है क्रेडिट कम नहीं होने वाला है। और दैट विल गिव द काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग फॉर द काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल द काइंड माइंड सेटिंग स्टेज ऑफ द पीपल। उसके बाद फिर आप नुक्कड़ नाटक कराइए, कुछ कराइए, बहुत सारी एक्टिविटीज से आप जुड़ सकते हो, जो कि बहुत ही सशक्त मीडियम होता है। कि आप शाम के टाइम हम बोलते थे कि बस जैसे GNU में कम्युनिस्ट का डिस्कशन करते थे हम लोग, वो शाम के टाइम बैठ के वहाँ गंगा ढाबे में जो है डिस्कशन करते थे। क्या हम लोग कोई ऐसी जगह बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्या, कि मतलब बात करें, परंपराओं में बात करें। आई थिंक दिस कैन बी टेकन अप एज रेगुलर एक्टिविटीज। चिकित्सा शास्त्र में, भारतीय चिकित्सा शास्त्र में जो पहले सर्जन थे सुश्रुत थे। सुश्रुत ने अभी जितने भी हम तरह के सर्जरी का नाम सुने हैं, लगभग सारे प्रकार के उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की थी, और लगभग 150-300 के प्रकार के वो उपकरण यूज़ करते थे। शरीर का जितना भी अंग है जो मेडिकल साइंस में उपयोग में आता है, उसका कहीं ना कहीं संस्कृत से उसका ओरिजिन है। जैसे सिफेल बोलते हैं, ये कपाल सौर का ये होता है। डेंटिस्ट बोलते हैं दांत से, नोज को नासिका बोलते हैं, आई को अक्ष बोलते हैं, पैर को पाद बोलते हैं। इसी तरह जब ये चीज़ें अगर हम बच्चों को बताते हैं कि हाँ, फादर ऑफ सर्जरी अरिस्टोटल नहीं था, हिपोक्रेटिस नहीं था, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी चरक और सुश्रुत थे। वो हमारे सिलेबस में नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम इस तरह के भारतीय टेक्स्ट पढ़ेंगे और उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हम जब बताते हैं, जैसे जो हम लोग धागे इस्तेमाल करते हैं टाँके लगाने के लिए, उसको सूचर बोलते हैं, SUTURE, है ना, वो और कुछ नहीं, सूत्र है, SU, उसको टाको हिंदी में देख लीजिए कि वो हिंदी में लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे उसको, सूत्र है ना, तो वो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका इंटरेस्ट अपनी भारतीय इस पे भी हो, और इंडियन टेक्स्ट पढ़ना, जैसा कि बाकी इसमें कहा, वो जरूरी है। वो आधार बनेगा हमारे किसी भी इसका। धन्यवाद। कुछ एक्टिविटीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कैंपस में हम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जब भी आपका कोई फ्री पीरियड होता है या लाइब्रेरी पीरियड होता है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट रीडिंग सेशंस कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। जैसा बोला गया कि रिलीजन से इसको अलग रखना है, तो किसी भी रिलीजन की अच्छी टेक्स्ट आप उठा के उनके साथ बात कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर गुप्ता यहाँ पर हैं, वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रमोट करते हैं योगा को। तो योगा का मतलब सिर्फ हठ योग नहीं है, आप उनको ध्यान योग के बारे में भी बता सकते हैं बिना किसी रिलीजन स्पेसिफिक के ऊपर जाने के साथ। एक और चीज़ है, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप सोशल कनेक्ट उनसे इस्टेब्लिश करने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी में NSS के बच्चे आपके यहाँ भी करते होंगे, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओल्ड क्लॉथ या यूज ये लाके, जिससे उनको कनेक्ट इस्टेब्लिश हो। जैसा एक और सर ने भी अभी बताया कि आप प्ले या स्किट के थ्रू कोई सा एक टॉपिक दीजिए, उसमें बच्चों को बोलिए कि आप प्ले तैयार करिए, डेमोन्स्ट्रेट करिए, तो उससे भी बच्चे जब उसको पढ़ेंगे और उसको डेमो करेंगे तो काफ़ी कुछ कनेक्ट इस्टेब्लिश कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, जहाँ पे देखते हैं हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सेवा भाव की ज़रूरत है, तो आप अपने NSS या दूसरे विंग के थ्रू बच्चों को ले जा सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप मेरे हिसाब से जब हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑनरशिप बहुत मैटर करता है। और एक जो सरल तरीका है वो है क्लब का निर्माण करना अपने कॉलेज में, और उसमें बच्चों को ऑनरशिप देना और बच्चों को उस क्लब के थ्रू एक्टिविटी करवाना। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम अपने कैंपस के बारे में, जब हम 4 साल बीटेक की पढ़ाई करके निकलते हैं तब भी हमें नहीं पता चलता
कि कौन से लाइब्रेरी में और कौन से मेस में कौन सा बुक है और कौन सा खाना बन रहा है। तो उसमें हम एक एक्टिविटी कराएं जो हमने अभी अपने स्कूल में स्पेसिफिकली हमने कराया है। हर मंथ हम एक सेशन क्लासरूम के सेशन में ही बच्चों को मेस में ले जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि ये फैकल्टी मेस है, ये स्टूडेंट मेस है, खाने की क्वालिटी आप एग्जामिन करो। हमने लाइब्रेरी में बच्चों को एक सेशन के लिए हर मंथ बच्चों को वहाँ फैकल्टी के साथ भेजते हैं। आप जाइए और बुक का पूरा डेटाबेस आप सर्च करिए और देखिए कौन से बुक अवेलेबल है, कौन से बुक नहीं है। जब आप रेगुलर क्लासरूम के बजाय जो क्लब के थ्रू ये एक्टिविटी या फिर टीचर से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराते हैं, क्लासरूम में अटेंडेंस मिल रहा है उसे उस काम के लिए, लेकिन एक्टिविटीज आउटरीच एक्टिविटी हो गया। इससे क्या होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट जगता है और वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और शायद कैरेक्टर बिल्डिंग का एक स्टेप ये भी है हमारे समाज में। मैं कॉलेज विद्यार्थी कार्य से पहले जुड़ा रहा, तो मेरा एक अनुभव है कि इस पीढ़ी को अपने हिसाब से चलाना, मतलब जैसे हम तराजू में मेंढक तोलते हैं तो थोड़ा सा कठिन रहता है। तो हमें इनके हिसाब की एक्टिविटी से कुछ हम करा सकते हैं। जैसे अभी हरियाणा में हम कराया करते थे कि एक भ्रमण कार्यक्रम, हम कोई भी एक स्थान तय करते थे, वहाँ पर बच्चों को भ्रमण के लिए लेकर जाना, साइकिल ट्रिप हो सकता है, और उनको पहले ही एक विषय दे देना कि इस विषय के ऊपर वहाँ पर जाकर एक चर्चा होगी या डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, जिसको बच्चे बहुत सकारात्मक वे में लेते थे। जाने से पहले उस टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा हमारे महापुरुषों के बारे में जानेंगे। दूसरा, किसी भी महापुरुष की जब भी जीवनी, जब भी उनका जन्म दिवस या आता है तो उस समय हम अपने कॉलेज में कार्यक्रम करा सकते हैं। एक पहले चला था, आज से लगभग 10 वर्ष पहले, भारत जागो दौड़। तो बच्चे दौड़ने में आजकल अपनी हेल्थ फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, तो इस तरह कुछ प्रोग्राम हम रख सकते हैं। अच्छा, इसको हम इंटर कॉलेज करा सकते हैं। मान लो शिवालिक का बच्चा है, वो केवल शिवालिक के बच्चों के साथ ही क्यों जुड़े, क्योंकि जब वो वापस जाएगा बिहार में, उत्तराखंड में या कहीं भी दूसरे स्टेट में, वहाँ पर जाकर उसको पता चले कि दून यूनिवर्सिटी में बच्चे, शिवालिक कॉलेज में, तुलाज में, कि हम तो सभी साथ ही संघ से जुड़े रहे या इन कार्यों से जुड़े रहे, अभ्युदय से जुड़े रहे। तो हम इंटर कॉलेज भ्रमण कार्यक्रम करा सकते हैं, इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन करा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं। कोई भी नाटक में जो बच्चे अच्छे हैं नाटक करने में, उनकी हम कोई नाटक कुछ रख सकते हैं। ये सब भी मेरे ख्याल से हम करा सकते हैं। सो टीचर शुड बिकम मेंटर। इट माइट टेक जनरेशंस, जैसे डॉक्टर भाई ने कहा। NEP इज गुड बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड टाइम, लर्निंग बाय डूइंग। और कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे पैनलिस्ट ने सजेस्ट की हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मूवीज़, ऑडियो विजुअल और प्लेज, इनफॉर्मल डिस्कशन, शॉर्ट रीडिंग सेशंस, योगा सेशंस, सोशल एक्टिविटीज़। बाय फॉर्मिंग क्लब वी कैन develop a sense of ownership, belongingness into the institutions, visits into different places. So मैं सभी अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ। आप इस कॉम्प्लेक्स विषय पे आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद।